हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी संविधान का निर्माण की वीडियो पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संविधान सभा की समितियाँ। फर्स्ट पार्ट में हमने स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन जो संविधान सभा में आए थे वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं समितियों के बारे में। तो संविधान सभा की कुछ बड़ी समितियाँ थी और कुछ छोटी समितियाँ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जो इसका कार्य था वो था संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसकी मुख्य जिम्मेदारी थी संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप का मतलब होता है संविधान का स्ट्रक्चर, कि संविधान कैसा होगा, संविधान में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें होंगी, ये इसका काम था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस समिति ने अपना पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया और इसने फिर 8 महीने का समय दिया जनता को कि अगर आपको इस प्रारूप में कोई कमी लगती है, तो कोई शिकायत लगती है तो आप उसको बताओ। तो इसी आधार पर कुछ आलोचनाएं भी हुई इस प्रारूप की। कई लोगों ने इसके ऊपर सुझाव दिए, तो उन सुझावों को, आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए इसका दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया अक्टूबर 1948 में। अब हम बात करते हैं संविधान का प्रभाव में आना, कि किस तरह से जो संविधान था वो प्रभाव में आया। प्रभाव में आने का मतलब है यहाँ पर कि बनकर तैयार हुआ, किस तरह से वो पूरी तरह तैयार हो गया। तो हमारा पहला पॉइंट है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। याद रखने वाली बात है, 4 नवंबर 1948 को। इस 5 दिन आम चर्चा हुई इस पर। और दूसरा पॉइंट है, संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। दूसरी बार कब हुआ विचार? 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ। अब जो ये विचार हो रहा था वो खंडवार हो रहा था। खंडवार का मतलब है कि संविधान को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और एक एक पार्ट्स का अच्छे से अध्ययन किया गया, अच्छे से उस पर विचार किया गया। और जो ये कार्य चला, ये विचार करने का जो कार्य चला वो काफ़ी लंबा चला, लगभग आप कह सकते हो 1 साल। तो 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी बार इस पर विचार होता रहा। इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। तो संविधान पर तीसरी बार विचार कब होना शुरू हुआ? 14 नवंबर 1949 से। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहीं से संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस विचार के दौरान ही सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रारूप प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। मतलब जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ, इस पर अध्यक्षों ने और जो उसके सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। तो उसी जैसे ही हस्ताक्षर किए वैसे ही ये संविधान बनकर तैयार हो गया। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस दिन 284 सदस्य ही प्रेजेंट थे, इसीलिए 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वैसे तो संविधान सभा की कुल सदस्य कितने थे? 299। अब हमारा पॉइंट है संविधान का प्रवर्तन। संविधान का प्रवर्तन का मतलब है कानून का लागू होना। तो किस तरह संविधान लागू हुआ? तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम व कुछ अनुच्छेद अपने आप ही लागू हो गए। कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को अपने आप ही लागू हो गए, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और कुछ अन्य अनुच्छेद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। कई बार आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन ऑप्शनों में से कौन से नियम या कौन से अनुच्छेद, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, इनमें से कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अपने आप ही लागू हो गए थे। तो आपको ये सारे याद कर लेने, ये सारे के सारे 26 नवंबर 1949 को अपने आप ही लागू हो गए थे। ठीक है, और जो शेष प्रावधान थे, मतलब जितनी भी बचे हुए अनुच्छेद थे या पूरा का पूरा जो संविधान था बचा हुआ इनके अलावा, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
ऐसा क्यों? हमने 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया? उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने ये निर्णय लिया था कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे, और 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। इसलिए हम इस तारीख को भूल नहीं सकते थे। इसको हमें ऐतिहासिक दिन के रूप में हमेशा से मनाना ज़रूरी था। इसलिए इस दिन, क्योंकि हमें आज़ादी तो मिली नहीं इस दिन, बट इस दिन हमने अपना गणराज्य दिवस मनाना शुरू किया, गणतंत्र दिवस, सॉरी। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट की। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति थी, जिसका गठन 8 जुलाई 1946 को हुआ। इसका मुख्य कार्य संविधान सभा का मसौदा तैयार करना था। यहाँ पे संविधान सभा का मसौदा लिखा है, तो मतलब संविधान सभा का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ था। इस समिति की जो भूमिका थी वो इस प्रकार थी। इसके द्वारा संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों के गठन तथा संविधान के उद्देश्य पर चर्चा हुई। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि संविधान सभा में कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, किस तरह से प्रक्रियाएं प्रोसेस स्टार्ट होगा, और दूसरी समितियों का गठन किस तरह से होगा, उनमें कौन कौन से सदस्य चुने जाएंगे, संविधान का उद्देश्य क्या होगा। इस विषय पर कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति में विचार हुआ। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही संविधान निर्माण में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान सभा की आलोचना। तो आप जानते हैं कि संविधान सभा की कुछ आधारों पर आलोचना हुई, तो चलो देख लेते हैं किन आधारों पर हुई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संविधान सभा की आलोचना हो रही है, संविधान की नहीं। तो पहली आलोचना है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। लोगों का ऐसा कहना था, आलोचनकर्ता को, कि जो संविधान सभा थी वो एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब लोगों का प्रतिनिधि नहीं करती थी, क्योंकि उसे लोगों ने नहीं चुना था। दूसरी आलोचना का आधार है कि संप्रभुता का अभाव था। लोगों का कहना था कि जो संविधान सभा थी वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। ब्रिटिश सरकार का उसके ऊपर प्रभाव था। ब्रिटिश सरकार जब चाहे उसको समाप्त कर सकती थी सभा को। और समय की बर्बादी, कई लोगों का कहना था कि संविधान को बनाने में 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन, जो कि एक बहुत लंबा समय था। और वहीं अमेरिका का संविधान बनाने में मात्र 4 महीने का समय लगा। बट ऐसा कहना गलत है, क्योंकि अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, बट भारत में पूरे राज्यों के लिए एक ही संविधान है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचनकर्ता जो थे वो ये भी कह रहे थे कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। और पांचवा है वकीलों और राजनीतियों का प्रभुत्व। कई लोग ऐसा भी मानते थे कि जो संविधान निर्माता हैं उनमें से ज़्यादातर वकील हैं और राजनीतिज्ञ हैं, उन्हीं लोगों का प्रभुत्व है। और कईयों का मानना था कि हिंदुओं का प्रभुत्व संविधान सभा में है। तो इन आधारों के आधार पर संविधान सभा की आलोचना की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवश्यक तथ्य। कुछ तथ्य हैं यहाँ पर जो हमें लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। जैसा कि पहला पॉइंट है, संविधान सभा ने हाथी को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया। आप उसका प्रतीक देख सकते हैं, ऐसा प्रतीक था। यहाँ लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और यहाँ लिखा था इंडिया, और इस इंडिया के बीच में हाथी छपा हुआ था। तो ये संविधान सभा की मोहर थी जिसमें हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। दूसरा पॉइंट है कि संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था या कानूनी सलाहकार, उन्हें वो कौन था? सर बी एन राव। सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। एच वी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और उनमें से पूछा जाएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का। इनमें से आपको प्रीलिम्स में आंसर देना पड़ेगा। एच वी आर अयंगर संविधान सभा का सचिव नियुक्त किए गए। अब हम बात करते हैं एल एन मुखर्जी, जो कि मुख्य प्रारूपकार थे संविधान सभा के। अब हमारा पांचवा पॉइंट है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ठीक है, भारतीय संविधान के जो प्रमुख सुलेखक थे वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा एक प्रवाह में शैली द्वारा में संविधान लिखा गया था। हमारा 6 पॉइंट है मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट।
शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और बिहू राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसमें आपको नाम ज़्यादातर लर्न करने हैं। 7वां पॉइंट है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन। ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया। तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया। तो प्रस्तावना को भी देख लीजिए कि मूल प्रस्तावना को किसने लिखा, हाथों से लिखा है इन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। संविधान का हिंदी पाठ, ये हमारा अंतिम टॉपिक है। तो संविधान का हिंदी पाठ के बारे में कुछ ज़्यादा अनुच्छेद वगैरह प्रावधान नहीं किए गए हैं संविधान में। इसके लिए 58 संशोधन हुआ, 98वां संशोधन, जिसके द्वारा 22वें भाग में संविधान के 22वें भाग में अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। इसके तहत कहा गया कि प्रत्येक संशोधन का जो भी संशोधन होगा जो कि अंग्रेजी में है, जो भी संशोधन हुआ है और अंग्रेजी में हुआ है, उसका हिंदी में अनुवाद होगा और हिंदी पाठ का वही अर्थ होगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ है। मतलब संविधान को चाहे इंग्लिश में कह लो या हिंदी में कह लो, जो कानून है वो कानून नहीं बदल सकता, वो कानून का जो अर्थ होगा वो एक ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।